पिछले लेक्चर में जो है कूलम्ब्स लॉ बताया था, जो कि अब देखो बेटा ये जो मैं अब कराऊंगा ना, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें से तुम्हारा बड़ा जो क्वेश्चन है वो भी आ सकता है, और 4 नंबर का तो आया होगा, आजा जो है वो 6 नंबर का भी जो बड़ा क्वेश्चन है वो आ सकता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो कूलम्ब्स लॉ को मैं जो है और उसको आगे कंटिन्यू करूँगा, एक बार फिर दोबारा बता दूंगा जो नए जुड़े हैं या जो जो है अच्छी तरह से, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जो है मैंने वो डिफ़ाइन किया था, तो तब जो है वो ना भी समझ में आया हो तो दोबारा देख लें। क्या होता है ये द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट जोन चल रहा है, इसमें से ही आता है ज़्यादा, इसको समझ लो। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और बेटा नोट्स बना के साथ साथ डाला करो PDF, ताकि मैं कॉन्फिडेंट रहूँ कौन बच्चा कितना काम कर रहा है, कितना टाइम पे कर रहा है। और साथ साथ में लर्निंग का रोज़ का एक आर्टिकल याद कर ले, बात ख़त्म। साइंस से बढ़िया जो है ना कोई स्ट्रीम है ही नहीं, और कोई भी बेरोज़गार नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ये कहता है बेटा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस। जो चार्जेस हैं वो आपके रखे हुए हैं, एक Q1 है और एक Q2 है। स्टेशनरी का मतलब इनका मूवमेंट नहीं है, और इनकी बीच की डिस्टेंस अगर हम R ले लेते हैं तो कहता है जो ये फोर्स है, ये जो इनके ऊपर लगने वाला बल है फोर्स, वो क्या है, दैट्स प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 की प्रोडक्ट। और किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, इन्वर्सली, इन्वर्सली का मतलब उल्टा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो कंबाइनिंग जो है इसका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, अगर F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को, फिजिक्स में क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी को कांस्टेंट से हटाते हैं हम, तो क्या हो जाए, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है बेटा उसका, डायरेक्शन में अभी समझाऊंगा, और उसको हम जो है वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे। यहाँ जो K है ना आपका, ये कांस्टेंट है, K इज कांस्टेंट। और जो K की वैल्यू है बेटा वो है आपकी 9 इंटू 10⁹, एक्सपेरिमेंटली है ये, पर कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये यूनिट्स जैसे ये कैसे आई, यहाँ से तुम देखोगे फोर्स को किस में मापते हैं हम, न्यूटन में। K हमने जिसकी डायमेंशंस चेक करनी है, Q1 क्या होता है बेटा, चार्ज, चार्ज को किस में मापते हैं, कॉलम में। Q2 जो है ये भी क्या है आपका चार्ज, इसको किस में मापते हैं, कॉलम में, तो C स्क्वायर हो गया।
और डिवाइडेड बाई आर, जो दूरी होती है उसको किस में मापते हैं, मीटर में, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि आर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो नीचे जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -2। तो के की जो डायमेंशंस हैं वो कैसी बोली जाएंगी, पर कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर न्यूटन, या पहले न्यूटन को बोल लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशंस ये छोटे प्रश्न उत्तरों में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ ली जाती हैं कि के की डायमेंशंस क्या हैं। के जो है जो कांस्टेंट होता है किसके अंदर, कूलम्ब्स लॉ के अंदर। और एक्सपेरिमेंटली जो है के जो है वो कैसे क्या पाया गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब एप्सिलॉन नोट क्या है, दैट्स द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी क्या होती है, परमिशन, जैसे परमिटिविटी का मतलब परमिशन। ये जो चार्जेस रखे हुए होते हैं, जिन मीडियम में रखे हुए होते हैं बेटा, उस मीडियम की परमिशन भी चाहिए। और एप्सिलॉन नोट जो है क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और ऑफ वैक्यूम, सॉरी वैक्यूम क्या होता है, जब इसमें से हवा वगैरह है उसको सब हम बाहर निकाल देते हैं तो कोई मीडियम नहीं बचता, तो उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, वैक्यूम। और जो एप्सिलॉन नोट है इसकी वैल्यू भी हमने याद रखनी है। एक तो के की वैल्यू याद रखनी है आपने, के की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ पर कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और एप्सिलॉन नोट देखो इसका उल्टा है, तो इसकी जो डायमेंशंस हैं वो उल्टी हो जाएंगी। C-2 है तो वो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। न्यूटन ऊपर है तो यहाँ नीचे क्या बोला जाएगा, पर न्यूटन, और ये पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नोट जो है उसकी वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंटली आती है, ऐसा कोई यहाँ कैलकुलेशन वगैरह नहीं है बेटा। 8.854 और 10⁻⁻12। और यूनिट्स क्या हो जाएंगी, सी स्क्वेयर, इसकी उल्टी न्यूटन पर न्यूटन, n-1 बोला जाएगा, n-1 को क्या बोलेंगे हम, पर न्यूटन, और पर मीटर स्क्वेयर m-2। तो ये हैं एप्सिलॉन नोट, जिसको हम जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है एक रिलेटिव परमिटिविटी भी आती है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम और डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो उसको मैं आगे लिखूंगा। तो अभी हमारे पास क्या था, हम फिर समझ लें। जो है कॉलम्स लॉ क्या कहता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। कई बार कहेगा आगे ये फोर्स जो है डिस्टेंस दुगनी कर दी हमने, चार्जेस जो है वही रखे और डिस्टेंस को क्या कर दिया, दुगना कर दिया, तो फोर्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमारे पास जो फोर्स था बेटा वो क्या था, Q1 Q2/r²। और न्यू कंडीशंस में जो है हमने फोर्स को F' ले लिया, और जो डिस्टेंस है वो Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई r²। अब आपका देखो Q1 तो वही था, कोई बदलाव नहीं हुआ, तो ये Q1 हो गया। चार्ज में इसमें भी कोई बदलाव नहीं था, तो K2 रहेगा ये। और r' को हमने क्या कर दिया, डिस्टेंस को डबल कर दिया, r' क्या कर दिया, 2r कर दिया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2r का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, K/Q1/4r²। तो इसको हम K/Q1/Q2/r², इसको सारे को किससे बदल देंगे, F से। तो जो नया फोर्स है आपका वो पिछले फोर्स का क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स रह जाएगा, चौथा हिस्सा रह जाएगा। डिस्टेंस डबल किया तो जो है क्या रह जाएगा, वो चौथा हो जाएगा। अगर हम इसको ट्रिपल कर देंगे, 3 गुना कर देंगे, तो F/9 आ जाएगा। अगर डिस्टेंस को मैं आधा कर दूंगा तो उसमें क्या आ जाएगा, हमारा जो नया फोर्स है, कि बाकी तो वही पैरामीटर्स हैं, Q1 Q2 वही है, चार्ज को हमने चेंज नहीं किया। तो R/2 कर दिया जैसे,
तो R/2 में क्या आ जाएगा आपका K Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर, और ऊपर जो है आपका 4 चला जाएगा, तो पिछले फोर्स का क्या हो जाएगा, वो 4 गुना हो जाएगा। दूरी घटेगी तो फोर्स बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा, दूरी बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा, और दूरी कम होगी तो फोर्स आपका बढ़ जाएगा। और जैसे यहाँ आधी डिस्टेंस की तो उसका 4 गुना हो गया। तो ये बातें जब न्यूमेरिकल्स आएंगे बेटा मैं जब भी समझाऊंगा, लेकिन अभी जो याद करने की बात है ये एक्स्ट्रा काम है। ये मैंने सिर्फ आइडिया दिया है कि डिस्टेंस वेरी हो, चार्जेस का क्या है, अगर ये 2 गुना कर दिया तो ये 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। मान लेते हैं चार्ज को 2 गुना कर दिया Q1 को, यहाँ 2 कर दिया, और डिस्टेंस का आधा कर दिया, तो 2 यहाँ गुना होके क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो एफ डैश आपका क्या हो जाएगा, 8F हो जाएगा। नेट इफेक्ट आपका 8 टाइम्स हो जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा वर्क है, ये आपने याद करना है। न्यूटन कूलम्ब लॉ याद होना चाहिए, के की वैल्यू याद होनी चाहिए, के की यूनिट्स याद होनी चाहिए, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू याद होनी चाहिए, और एप्सिलॉन नोट की यूनिट्स याद होनी चाहिए। उसके बाद मैंने एक बात और कही थी आपको, कई बार वो कहेगा डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम जो है कूलम्ब लॉ। तो जो 1 कॉलम ऑफ चार्ज फ्रॉम कॉलम्स लॉ, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। एक यूनिट को जो है हमने कॉलम्स लॉ लिख देते हैं, एक यूनिट को हमें डिफाइन करना पड़ता है तो बाकी पैरामीटर्स को हम 1 1 करते हैं। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला है बेटा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। अब हमने Q1 चार्ज को एक एक कूलम को डिफाइन करना है, तो सबको एक एक कर दें। अब K तो कांस्टेंट है, K तो एक होगा नहीं, K की तो वैल्यू हमारे पास फिक्स है, कितनी है, 9 इंटू 10⁸ और बाकी को हम 1 कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू K, ये भी जैसे हमने चार्जेस जो है R को 1 कर दिया, 1 स्क्वेयर हो जाएगा, तो सारा 1 आ जाए ये Q1 और Q2, इनको हमने बराबर ले लिया, Q1 इज इक्वल टू Q2 हमने Q ले लिया, और F ये सारा कट के 1 आ जाए। K की वैल्यू होती है बेटा 9 इंटू 10⁹ तो F को भी कितना लेना पड़ेगा, 9 इंटू 10⁹, ताकि ये कैंसिल होके 1 हो जाए, और ये 1, तो ये दोनों बराबर हैं, तो Q स्क्वेयर कुल मिला के क्या हो जाएगा 1, तो Q आपका क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 1, तो कितना आ जाएगा 1 कूलम। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो 1 कूलम ऑफ चार्ज है, 1 कूलम इज द चार्ज that when placed at a distance of 1 meter apart, 1 meter from another charge of the same magnitude in vacuum. Experiences an electrical force of repulsion, क्योंकि सेम है बेटा वो, तो रिपल्सन होगा, ऑफ मैग्नीट्यूड 9 इंटू 10⁹ न्यूटन।
क्योंकि हमने इसको 9 × 10⁻⁹ लिया था। ये कहता है 1 कूलम चार्ज क्या होगा, अगर उतना ही चार्ज हम 1 मीटर दूरी पर रख दें और इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना हो जाना चाहिए, 9 × 10⁹ न्यूटन। तो इसको भी 1 कूलम कहेंगे और इसको भी क्या कहेंगे, फिर 1 कूलम कहेंगे। समझ आ गई होगी बात। 1 कूलम इज द चार्ज दैट व्हेन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अनदर सेम मैग्नीट्यूड। उसी मैग्नीट्यूड का 1 जितना ये लिया था उतनी दूर हमने 1 मीटर दूर रख दिया और इनका फोर्स हमने देखा वो 9 × 10⁹ है। तो इसका मतलब ये भी 1 कूलम है और ये भी 1 कूलम है। तो ये हर फार्मूले से जो है आपने कॉन्सेप्ट को निकालना है 1 यूनिट को, और आगे भी जो है जितने भी फार्मूले आएंगे पोटेंशियल का आएगा और जो भी आएंगे फिजिक्स के अंदर तो उसमें हम देखेंगे। तो आपने अभी तक जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास वो कूलम्स लॉ है, उसकी फार्मूला है बेटा, के की वैल्यू है एप्सिलॉन नोट की है, और एक डेफिनेशन आई है आपकी 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो मैं डेली के जो है पॉइंट्स लिख दूंगा आपका। नंबर 1 पे ये इम्पोर्टेंट है, नंबर 2 पे इसकी डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है, नंबर 3 पे पॉइंट वाइज अपने याद भी कर लियो ये के इम्पोर्टेंट है, नंबर 4 पे एप्सिलॉन इम्पोर्टेंट है, और नंबर 5 पे 1 कूलम की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, और छठे पे क्या है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये क्या होता है वेक्टर फॉर्म में। अब जो हमने डिफाइन किया था ये मैग्नीट्यूड बताया था, उसका परिमाण बताया था, डायरेक्शन जो है यहाँ पे हमने नहीं बताई। ये मान लेते हैं Q1 है और ये Q2 है बेटा, और कितनी डिस्टेंस पे थे ये, R पे। तो अगर सेम चार्जेज हैं, सेम टाइप, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये फोर्स इधर लगाएगा Q1 Q2 पे, धकाएगा इसको दूर, और Q2 इधर धकाएगा इसको। तो अगर Q1 ने इस पे जो लगाया उसको फोर्स हम F12 ले लेंगे, और वेक्टर बेटा क्या होता है, वेक्टर जो है मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, कोई भी वेक्टर जैसे ये वेक्टर है तो क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। वेक्टर में दोनों चीज़ होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और एक डायरेक्शन होती है। तो Q1 ने इसके ऊपर लगाया तो ये इसको हमने ले लिया F12 वेक्टर, और Q2 ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसको हमने ले लिया F21 वेक्टर। बेटा कौन है, अपने आप को म्यूट कर लो, आवाज़ आ रही किसी के पास से। और अगर पोजीशन वेक्टर मैं ले लूँ यहाँ पे, इसकी जैसे पोजीशन वेक्टर यहाँ पे पोजीशन होता है वेक्टर बेटा ओरिजिन से, ये हमारे पास R1 है वेक्टर, ये R2 वेक्टर है। तो एक होगा, अब ये जो वेक्टर है आपका ए बी वेक्टर क्या होगा यहाँ पे, R2 माइनस R1, पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और बी ए वेक्टर क्या होगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर होगा। तो अब हमारे पास हमने लिखने पड़ेंगे, ये पहले लिखेंगे F12 वेक्टर क्या है, दैट्स द फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई Q1, और R12 वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा हमारा, R2 माइनस R1, और R ऐसे ही इक्विवेलेंटली F21 एंड
R21। F21 क्या होगा? फोर्स ऑफ चार्ज Q1 ऑन Q1 के ऊपर किसके? Q2। समझ आ गई होगी बात। तो F12 क्या होगा? बाई कोलम्स लॉ दैट इज इक्वल टू माइनस R21। ये नेगेटिव होते हैं एक दूसरे, क्योंकि एक R2 माइनस R1 वेक्टर है, एक R1 माइनस R2 वेक्टर है। तो बाई कोलम्स लॉ F12 वेक्टर क्या होगा आपका? K इंटू Q1 Q2 बाई, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है बेटा? R²। और एक वेक्टर होगा R² ले लो, और एक वेक्टर क्या लेंगे हम? R12 है तो 12 यहाँ लेना है कैप। कैप का मतलब यूनिट डायरेक्शन बताता है वो, ये वाली डायरेक्शन है। इक्विवेलेंटली F21 क्या होगा आपका? K Q1 Q2 बाई R², और ये हो जाएगा R21 कैप। ये इस डायरेक्शन में है। बट यहाँ इसका नाम 1 दे दें, इसका 2 दे दें, बट R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 कैप, ये नेगेटिव हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? तो फ्रॉम 1 and 2 F12 वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म है, यानी कि एक दूसरे के नेगेटिव फोर्सेस हैं। तो यहाँ एक बात और भी कहता है, हैंस, ये भी पूछ सकता है, हैंस कोलम्स लॉ फॉलोज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ, ठीक है। फोर्स दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं और उल्टे हैं निशान, इसने इधर फोर्स लगाया, इसने इधर लगाया। तो इसमें इतनी कार्रवाई करनी है। अगर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आता है तो हमने ये डायग्राम बनाना है। Q1 Q2 बीच में डिस्टेंस R है, R2 माइनस R1 ए बी वेक्टर होगा, और R1 माइनस R2 क्या होगा आपका? बी ए वेक्टर होगा। और F12 क्या होगा? फोर्स ऑफ चार्ज Q2 बाई Q1, और R12 क्या होगा? R2 माइनस R1, जो कि नेगेटिव ऑफ R21 वेक्टर होगा, क्योंकि एक तो वेक्टर हमने इधर से इधर, फिर एक इधर से इधर, तो वो एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, मैग्नीट्यूड उनका सेम होता है। तो बाई कॉलम्स लॉ F12 ये होगा, यहाँ भी 12 लेना है, यहाँ भी 12, और F21 क्या होगा? यहाँ 21 और यहाँ भी 21। बट R12 ये जो है R21 के नेगेटिव है, बाकी सेम है। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या आ जाएगा? F12 इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। तो हैंस कॉलम्स लॉ फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये जो है 6 पॉइंट यहाँ पे हो गया। और आगे जो है, अब ये तो था एक चार्ज के कारण। अब ये भी हो सकता है जो ये चार्जेज हैं बेटा, ये आपके ज़्यादा हों। जैसे एक ये तो मान लिया Q1 है यहाँ पे, एक Q2 है यहाँ पे, एक Q3 है यहाँ पे, एक Q4 है। तो इसके ऊपर जो है, अब फोर्स टोटल इसके कारण भी लग रहा है, इसके कारण भी लग रहा है, और इसके कारण भी लग रहा है। तो कुल मिला के क्या होगा? इनका अलग अलग हम निकालेंगे और इनको जो है हम फिर ऐड कर देंगे। तो इसको हम जो है एक प्रिंसिपल का नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे 7वां पॉइंट हो जाएगा आज का, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। पहले इसको समझ लो।
Q1 के ऊपर Q2 से जो फोर्स लगेगा उसको हमने ले लिया F12, फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाई 2। क्या आ जाएगा बेटा, K और Q1 Q2, और डिस्टेंस जो है हमने ये क्या ले ली, R2, तो R2 का स्क्वायर और R2 कैप जो है, या R2 वैसे तो ये हो जाएगा R2 1 जो है 1 2 है ना, तो R12 ही बोल इसको, R12 कैप। और कैप वेक्टर लेना हो तो यहाँ पे हम यहाँ क्यूब कर लेंगे, क्योंकि वेक्टर जो है कैप क्या होता है बेटा, जैसे ए वेक्टर होता है ना, वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ए कैप क्या हो जाएगा आपका, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो जो R12 है आपका, ये जो वेक्टर है ये क्या हो जाएगा, R12 का मैग्नीट्यूड और बाई R12 का कैप। तो यहाँ पे R12 कैप क्या होगा, R12 वेक्टर डिवाइडेड बाई R12। तो यहाँ जो डिस्टेंस थी आपका वो क्यूब हो जाएगा। तो हर उसमें हम ये कैप की बजाय वेक्टर लिखना जो है वो सही मानेंगे। तो यहाँ पे R12 वेक्टर ले लो, और यहाँ पे स्क्वायर की जगह फिर क्या हो जाएगा आपका, क्यूब हो जाएगा। ये तो हो गया F12 फोर्स। एक फोर्स क्या लगेगा 3 दोबारा, Q1 और Q3 है जैसे ये, तो Q3 भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम, F13 वेक्टर। अब F13 क्या हो जाएगा, K Q1 Q3 बाई R12 था नहीं, तो यहाँ हो जाएगा R13 का क्यूब और R13 वेक्टर। अब एक Q4 से हो जाएगा इसके ऊपर, तो F14 क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 4 बाई R14 की पावर 3 और R14 वेक्टर एंड सो ऑन, पता नहीं कितने हो ये। फिर इन सभी फोर्सेस को यहाँ पे जोड़ लिया जाता है, और जो रिजल्टेंट निकालना है वो मैं बताऊंगा जब न्यूमेरिकल आएंगे कि जो है इनका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है। तो अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो आता है फॉर फोर्सेस, फॉर इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। तो इसका कंसेप्ट हमें याद होना चाहिए, और इसको एनालिटिकल वे में कैसे लिखा जाएगा वो देख लो। तो फोर्स ऑन ए चार्ज क्या होता है बेटा, ये फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस। ये जैसे कहता है Q1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है अदर चार्जेस के कारण, फोर्स ऑन ए चार्ज, चार्ज आपका क्या है वो Q1 है, ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस, चार्जेस वो क्या क्या थे, Q2 था, Q3 था, Q4 था, तो इनके कारण क्या क्या हुआ, इज द वेक्टर सम, इज द वेक्टर सम, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस में, इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी आएगा ये, सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, इंडिविजुअल, समझ लो इसको। ये कहता है किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स दूसरे चार्जेस के कारण क्या होगा, सबका इंडिविजुअल का मतलब अलग अलग निकाल लो। Q1 पे Q2 ने जो लगाया वो निकाल लिया, Q1 पे Q3 ने जो लगाया वो निकाल लिया, Q1 पे Q4 ने लगाया वो निकाल लिया,
और इनका क्या कर दिया, जोड़ कर दिया, वेक्टर वेक्टर सम कर दिया, वेक्टर के जो रूल होते हैं जोड़ने के उनके हिसाब से जोड़ दिया। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, फोर्स माइनस सुपर पोजिशन का मतलब है सुपर इम्पोज, उनको जोड़ते जाओ, एक के ऊपर एक जोड़ते जाओ। तो यहाँ पे जो है F जो टोटल फोर्स है चार्ज के ऊपर Q1 पे, अगर F है वो, तो F क्या होगा बेटा, F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर एंड सो ऑन। ये क्या था आपका Q1 Q2 बाई R12 क्यूब और R12 वेक्टर प्लस अगला क्या था बेटा Q1 Q3 R13 क्यूब और R13 वेक्टर प्लस Q1 Q4 R14 का क्यूब और R14 वेक्टर एंड सो ऑन। तो कॉमन क्या आ जाएगा, Q1 जो है यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और जो है आपका बाकी जो है वो यहाँ पे ये ऐड होते जाएंगे, R12 वेक्टर बाई R12 क्यूब प्लस R13 वेक्टर बाई R13 क्यूब एंड सो। ये आपका सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल है। मैं फिर बता देता हूँ इसको, कोई ज़्यादा वो नहीं है। ये कहता है अगर एक चार्ज के ऊपर फोर्सेस हैं और एक से ज़्यादा चार्जेस के कारण हैं, तो सब के अलग अलग निकाल लो और उनको ऐड कर दो बस। फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। अलग अलग चार्जेस से जो फोर्स लगते हैं उनका जो है वो जोड़ के बराबर होगा। तो इसको हम बोलते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद जो है नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है बेटा, रीजन अराउंड ए चार्ज where its effects can be felt, where its effect can be felt। और निकाला कैसे जाता है, एंड इज कैलकुलेटेड एज बाई फोर्स डिवाइडेड चार्ज। कोई भी चार्ज है यहाँ पे, Q1 Q ले लें हम, इसके अराउंड एक रीजन होता है चारों तरफ। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी इंटेंसिटी एंड इज क्या कैलकुलेट, एंड इट्स इंटेंसिटी, इसको ऐसे लिख लें, एंड इट्स इंटेंसिटी। जो इसकी इंटेंसिटी है वो मान लेते हैं यहाँ निकाल रहे हैं हम, और यहाँ पे हमने कोई चार्ज रख लिया, कोई भी, जैसे हमने Q1 रख लिया। सामाजिक कार्य के लिए कुलदीप चौक से आए हैं प्लांट ये कौन बुला लें। न गए वापस न करेंगे न क्लास ले
देखो बेटा, अब हम इनके बीच में फोर्स जो है वो कैसे डिफाइन करते हैं। मान लेते हैं डिस्टेंस आर है, तो फोर्स क्या होगा, के Q1 बाई आर स्क्वेयर, यही आएगा एफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है बेटा वो क्या होगी, एफ डिवाइडेड बाई जो चार्ज हमने लिया है चेक करने के लिए, Q1। तो क्या हो जाएगा, Q1 बाई आर स्क्वेयर और डिवाइडेड बाई Q1 से Q1 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, Q बाई आर स्क्वेयर। तो जिस भी तरीका क्या हुआ, रूल क्या हुआ, उस पॉइंट से उस चार्ज से डिस्टेंस काउंट कर लो और Q बाई आर स्क्वेयर ले लो, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे जो है E क्या होगा आपका, F लगने वाला फोर्स और डिवाइडेड बाई Q, और F जो है वो क्या हो जाएगा, Q।